हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे और इसी आपकी जो इच्छा है पढ़ने की, इसको बरकरार रखने के लिए आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है चाइल्ड अब्यूज़। पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, हेडिंग दिख रही है। अब चाइल्ड अब्यूज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल शोषण। यानी कि अब्यूज़ का क्या मतलब होता है? शोषण। ठीक है। और इसके अंदर भी हम, क्योंकि हिंदी में है ये, तो हिंदी में आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो शोषण, चाइल्ड अब्यूज़, बाल शोषण, बच्चों का शोषण। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक है जिस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज के इस अपनी वीडियो में, आज की इस प्रेजेंटेशन में, वो क्या है? फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन। साफ सुथरे इंग्लिश के दूसरे शब्दों में इसे बोला जा सकता है फीमेल जेनिटाइल कटिंग। अब कटिंग का मैंने यहाँ पर क्यों बहुत यूज़ किया है, क्यों इसे अलग तरीके से लिख के दिखाया है? क्योंकि हम इसे सिंपल FGM की तरह भी समझ सकते थे, यानी कि फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन की तरह से समझ सकते थे, जो कि इसकी ऑफिशियल नाम है अकॉर्डिंग टू WHO एंड अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में, जो इसे गैर कानूनी मानती हैं, अच्छा नहीं मानती हैं, अब्यूज़ की फॉर्म मानती हैं। तो देखिए, म्यूटिलेशन जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है किसी भी कोई भी एक ऐसी परत है जिसे आप बाहर से डैमेज कर रहे हो, यानी वो सरफेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो इसका मतलब है जेनिटाइल, इससे पहले आ जाता है। तो जेनिटाइल का क्या मतलब हो गया कि फीमेल के वो बॉडी के ऑर्गन जो जेनिटल है, या फिर जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में हमारे यहाँ पर जिन्हें प्राइवेट पार्ट्स बोला जाता है बेसिकली, उन पार्ट्स की आप म्यूटिलेशन कर रहे हो, उन्हें डैमेज कर रहे हो। तो साफ़ सुथरे शब्दों में कटिंग का यूज़ यहाँ पर मैंने इसीलिए किया है क्योंकि बेसिक जो चीज़ है, जहाँ आप इस फ़ोटो में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे एक ब्लेड है और उसके ऊपर एक छोटी बच्ची को बिठाया गया है, क्योंकि ब्लेड और रेजर जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं के साथ इसकी कटिंग होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो होता है इंडिया में, जो इसे जाना जाता है नाम से, वो है खतना, खफज और खाफद। ये 3 नाम हो सकता है आप में से किसी ने सुने होंगे इंडिया के अंदर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं आगे बढ़कर थोड़ा सा कि किस कंटेक्स्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम बोल तो रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़, है ना, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर FGM। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अब चाइल्ड किसे माने, कौन बच्चा है? हम कैसे बोले, किसे बोले कि चाइल्ड के मतलब क्या होता है हिंदी में? बच्चा। किसे बोला जाए कि आप एक बच्चे हैं? तो उसको समझने के लिए मैंने डिफरेंट लॉज को, इंडियन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लॉ हैं, या जो भी हमारे लॉ बनाए गए हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड और ए चिल्ड्रन, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में या फिर ग्लोबली जो है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट उसका भी लेंगे कि एक बच्चा किसे माना जाता है। सबसे पहले यही है कि अलग अलग इंडिया में लॉज हैं और वो अलग अलग उम्र को बताते हैं कि देखो ये उम्र है, इसके अकॉर्डिंग हम एक बच्चे की डेफिनेशन देना आपको चाहेंगे। ठीक है, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग उम्र को एक दायरा बनाया गया है एक बच्चे को मानने के लिए कि ठीक है ये उम्र है, इससे नीचे अगर आप हैं तो आप एक बच्चे हो गए हैं। अगर आपकी उम्र, यानी कि ये क्राइटेरिया इस उम्र का, अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है तो आप एक बच्चे की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो क्या है? सबसे पहला हमारा जो लॉ है वो है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, CRC से बोला जाता है। 1989 में ये आया था और इसने जो डिफाइन की थी एक बच्चे की उम्र, यानी कि कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऐसा इंसान जो 18 साल की उम्र से कम है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसे इस लॉ के अंडर चाइल्ड माना जाएगा, एक बच्चा माना जाएगा। समझे? नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि चाइल्ड लेबर बोला गया है। तो लेबर का क्या मतलब होता है कि लेबर नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर हमने शायद पढ़ा भी है अभी तक, या नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो वीडियो अब्यूज़ के बाद लेके आऊँगी। तो चाइल्ड लेबर क्या है? यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो लेबर करा है, यानी कि लेबर क्या होता है? किसी का काम करना, आप किसी दूसरे इंसान के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, कर्मचारी होने, काम करना। तो वो अगर कोई भी बच्चा है, कर रहा है, और जिसकी उम्र 14 साल से, अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कितना था इस लॉ में? 18 साल की उम्र, और यहाँ पर कितनी बताई गई है? 14 ईयर्स। तो वो बच्चा
14 साल से कम अगर उस बच्चे की उम्र है या उस इंसान की उम्र है तो वो क्या माना जाएगा, एक बच्चा माना जाएगा। हम लोगों की काफ़ी आदत होती है ना, कहीं पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं कोई बच्चा काम कर रहा है, कहीं पर भी, कहीं किसी ढाबे पर काम कर रहा है, या कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए गए, वहाँ पर काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से या मैंने भी किसी को डांट दिया हो, पर देखिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर उस बच्चे की उम्र 14 ईयर्स से ज़्यादा है, हो सकता है कि ज़्यादातर हमारे में से नहीं पता हो, क्योंकि एक कॉमन सी बात है, हम कॉमन सा समझते हैं कि ठीक है 18 साल से कम जो भी है उसे बच्चा माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में ऐसा माना जाता है, आधार कार्ड में ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा 14 साल से ऊपर है, यानी कि उसकी उम्र 14 साल या एक दिन भी हो गई है ना, ठीक है, कि उसका बर्थडे आज 17 जनवरी है, यानी कि उसका बर्थडे अगर 16 जनवरी को था, तो भी वो बच्चा अब चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा, वो कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो है द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अब इसमें भी अलग डेफिनेशन दी गई है। अब इसमें 3 का मतलब बताया गया कि चाइल्ड वही माना जाएगा जिसकी उम्र 14 ईयर्स से कम है या वो बच्चा 14 ईयर्स का है। सेकंड है कि अडल्ट सन किसे माना जाएगा, यानी कि एक अडल्ट होने में और एक बच्चे होने के जो बीच का होता है ना, कि बीच का जो डिफरेंस हो गया, बीच में जो इंसान आता है उसे कौन माना जाएगा। तो 14 ईयर कौन है, चाइल्ड है। अब जो अडल्ट सन हो गया है उसको माना जाएगा 18 ईयर्स तक, यानी कि 15 साल से लेकर, क्योंकि 14 तक तो चाइल्ड है, तो 15 से लेकर 18 तक माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब अडल्ट की बारी आती है तो वो कौन माना जाएगा, जो इंसान 18 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र रखता है। समझ में आई, जो इंसान 18 साल से बड़ा है वो क्या माना जाएगा, एक अडल्ट की कैटेगरी में आएगा, उसे एक अडल्ट इंसान माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो लो है वो है द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 एंड, ये दोनों लोगों को मैंने एक ही साथ जोड़ दिया है, अलग अलग हैं ये लोग, ये दोनों के दोनों कानून जो है, बट इनको एक साथ जोड़ने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता पाऊँ, और क्योंकि इन दोनों का क्राइटेरिया सेम है एज का, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया है। ये द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स का जो आया था कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, वो 1961 में आया था, और दोनों के दोनों ने एक बच्चे की जो उम्र मानी गई है, जब तक वो बच्चा माना जाएगा, वो अगेन 14 ईयर्स माना गया, यानी कि अगेन कोई भी इंसान इस कानून के तहत अगर 15 साल का है तो वो इस कानून में बच्चा नहीं माना जाएगा, और अगर वो 14 से कम है या 14 का है तो उसे क्या माना जाएगा, बच्चा माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो एक्ट है वो सब लोगों को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि काफ़ी सब लोग जानते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं हमारी जैसी स्टेट, जैसे मैं पर्सनली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे स्टेट में तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं लड़कियों का कि बाल विवाह करवाते हैं, चाइल्ड मैरिज करवाते हैं, तो उसी को रोकने के लिए मैट्रिमोनियल लॉज हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। मैट्रिमोनियल लॉज में एक लॉ का क्या मतलब हुआ, देखिए मैट्रिमोनियल का क्या हो गया कि आप मैरिज से रिलेटेड हो, वो तो बहुत सारे लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, बहुत सारे, तो उससे के अंदर एक ये जो एक्ट है ना, इसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि 2006 यानी कि 2006 में आया था। और ये एक्ट बोलता है कि कोई भी इंसान पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई लड़का है तो उसकी उम्र शादी से पहले 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो इंसान 21 साल से, इंसान इन द सेंस कि अगर वो लड़का है, अगर मेल है तो क्या होनी चाहिए 21 ईयर्स। अगर वो 21 ईयर्स से कम है तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, बच्चा कंसीडर किया जाएगा, और उसकी जो शादी है वो शादी नहीं मानी जाएगी। अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल, यानी कि अगर फीमेल है और उनकी उम्र 18 से कम है तो उनको भी एक बच्चा कंसीडर किया जाएगा, एक चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। और इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत अगर उनकी शादी हो रही है 18 साल से पहले, तो उनकी जो भी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं इस बात को जानते हुए, तो उन्हें सजा का पात्र माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सबको पता है डोमिसाइल होते हैं इंडिया के अंदर, आधार कार्ड होते हैं। तो डोमिसाइल का क्या मतलब होता है, चाइल्ड डोमिसाइल जो होता है, डोमिसाइल होता है आपका बेसिकली पता, यानी कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में, आपके एड्रेस के कंटेक्स्ट में डोमिसाइल बनाया जाता है। और उसकी एज अगेन 18 साल मानी गई है कि किसी भी बच्चे का डोमिसाइल जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक बनाया जाएगा। अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है तो वो एक अडल्ट का डोमिसाइल बनाया जाएगा, यानी कि उसको एक माइनर नहीं माना जाएगा।
अभी हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि एक बच्चा कौन होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के कंटेक्स्ट में कौन किस इंसान को एक बच्चा माना जाएगा। अलग अलग कानून के तहत अलग अलग उम्र है। ये समझने के बाद चलिए देखते हैं कि अब चाइल्ड अब्यूज़ जो हम बोल रहे हैं, यानी कि जो बाल शोषण की हम बात कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि WHO, पता होगा आप लोगों को, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल तो बहुत न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड मैं लिख रही हूँ तब तक मैं चुप हूँ। तो चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया होगा। तो चाइल्ड अब्यूज़ इसके अकॉर्डिंग माना गया है कि चाइल्ड अब्यूज़ जो होता है ना, वो फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है, या कोई भी आप किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं जिसे एक बच्चा माना जाता है किसी कानून के तहत, या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका आप सेक्सुअल तौर पर उसका शोषण कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर कमर्शियल क्या होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए, कमर्शियल का मतलब होगा कि पैसों के लिए या कॉमर्स के लिए अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका अगर शोषण कर रहे हैं, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जिसका रिज़ल्ट ये आता है कि उस बच्चे की हेल्थ पर, यानी कि उस बच्चे की सेहत पर, या उसका जो जीवन जीने का सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल का तो अर्थ आप लोग समझते होंगे ना, या फिर उसका जो डेवलपमेंट है। अब एक बच्चा है वो किस तरीके से डेवलप करता है, वो पहले छोटा होता है, आप उसे अच्छा, इसलिए तो एक और टर्म आती है ना कि कुपोषण का शिकार हो गया। कुपोषण का क्या मतलब होता है कि अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसे खाने को अच्छे से नहीं मिल पाए। तो एक बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होने का मतलब हुआ कि वो हर तरीके से खा पी कर अपनी जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसमें वेट होना चाहिए, या वो जैसे बढ़ रहा है उसका जो मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है वो सब ढंग से होना चाहिए, और वो सब किसी दूसरे इंसान का उसके ऊपर अत्याचार, उसके ऊपर दुर्व्यवहार, उसका अब्यूज़ करने के कारण अगर ख़राब हो रहा है, या फिर जो उस इंसान से उसका रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, उनमें ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो वो एक चाइल्ड अब्यूज़ माना जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है। मैंने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने इसे समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यूनिसेफ आ गया। देखिए यूनिसेफ अगेन WHO का जब मैंने बताया तो यूनिसेफ का भी बताने की कोशिश करूँगी क्या होता है। यूनिसेफ का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। यू से बनता है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, और आई यहाँ पर आ गया तो आई से होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनी, और उसके बाद होता है सेफ यानी कि सी से चाइल्ड, ई से एमरजेंसी। कभी भी कोई भी वर्ड पढ़े ना, हमेशा उसकी फुल फॉर्म जरूर पढ़े, और एफ से होता है फंड। ये होता है यूनिसेफ की फुल फॉर्म। अब आगे समझते हैं कि इनका क्या बोलना है, क्या बताना है। नाम से ऑफ कोर्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस लिए बनी हुई है। तो इनका मानना है कि कोई भी वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो फिजिकल हो सकता है, अगेन मेंटल हो सकता है, और जो उसे इंजरी दे रहा है किसी बच्चे को, उसके साथ कुछ व्यवहार गलत हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस बच्चे का, उसका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, उसके साथ सेक्सुअल शोषण किया जा रहा है, या फिर ऐसे मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको क्या माना जाएगा कि चाइल्ड अब्यूज़ की कैटेगरी में माना जाएगा। अब ये वायलेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन आता है मन में कि कहाँ के वायलेंस को हम मानेंगे कि ठीक है यहाँ का वायलेंस है, और ये चाइल्ड अब्यूज़ में। देखिए ये जो वायलेंस होता है, ये जो किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, वो कहीं पर भी हो सकता है। वो घर में भी हो सकता है, एक बच्चे के स्कूल में हो सकता है, या फिर अनाथालय में हो सकता है, या जहाँ पर भी वो रह रहा है। इवन सड़क के ऊपर भी अगर किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है तो उसे भी चाइल्ड अब्यूज़ ही माना जाएगा। किसी के वर्क प्लेस में, यानी कि कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा है जहाँ पर काम हो रहा है, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, वो कहीं पर काम कर रहे हैं और वो मुझे वहाँ पर अपने साथ ले जाते हैं। वर्क प्लेस का मतलब यही हो गया ना कि मुझे अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पर उनका कोई कलीग है और वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश किया तो ये मायने नहीं रखेगा आप कहाँ पर हैं, किसने क्या किया, बट अगर वो कुछ भी इन कैटेगरी में से करता है, फिजिकली या मेंटली मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, अगेन चाइल्ड अब्यूज़ ही माना जाएगा। अब ये इससे क्या होता है कि चाइल्ड अब्यूज़ से, अब ये यूनिसेफ वालों का मानना है कि चाइल्ड अब्यूज़ का इतना गहरा असर होता है ना बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट में, नॉर्मल जो उसकी गति होती है बढ़ने की उसके ऊपर, कि वो हो सकता है मेंटली थोड़ा कम हो जाए, जितना उसे बढ़ना चाहिए था उतना ना बढ़ पाए, या फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग ना हो पाए बहुत,
पतला हो या कुछ भी, मतलब ऐसा उसमें कुपोषण हो, कुछ भी हो सकता है। फिर सोसाइटी में वो ज़्यादा घुले मिले ना, ठीक है, वो मेंटली अगेन बात आ गई ना। और एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं अब्यूज़ के या शोषण के, उसमें क्या होता है कि एक बच्चे का जो रिज़ल्ट आता है वो डेथ आती है, यानी कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में एक बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। और बहुत सारा हमारे पास डाटा है जिसमें हमें पता चलता है कि चाइल्ड अब्यूज़ के कारण ये जो बच्चा था बहुत छोटी उम्र में हमारे इस दुनिया में नहीं रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ का जो ग्लोबल लेवल पे है वो क्या स्टेटस है। देखिए बहुत ही दुख की बात है, जब मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी मुझे सच में बहुत दुख फील हो रहा है कि वर्ल्ड में अभी ऐसा हो रहा है। और काफ़ी सेंसिटिव सा टॉपिक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना इसे। और ये नहीं है कि हम किसी पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम देना है या कुछ ऐसे लिखना, कुछ भी नहीं। देखिए जब भी हम समझ रहे हैं वो तो हमारा ऑफ कोर्स एक साथ में है ही, लेकिन अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी फील होता है ना कि किसी बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप उसे रोक सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक एक्सट्रीम केस में जाके आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप शिकायत तो उसकी कर ही सकते हो। ये मैं आप लोगों से अनुवाद करना चाहती हूँ, आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा करें। मतलब अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं, तो कृपया करके अपने आप को ना रोकें। खैर अभी क्या माना गया ना कि मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है WHO की ही, मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वो 2020 की रिपोर्ट थी जो मैंने सोर्स के यहाँ पर दी भी गई है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बिल्कुल अभी का, मतलब 1-2 महीने पहले का ही डाटा है, 2020 का ही। अभी 2021 17 जनवरी है आज, 17 दिन हुए हैं 2020 को ख़त्म हुए, उसी का डाटा है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी दुनिया में बच्चे हैं ना, उसके आधे बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हैं। या फिर अगर हम बात करें स्टेटिक्स में, तो लगभग 1 बिलियन बच्चे हर साल, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब तक इतने शिकार है इतने, वो हर साल 1 बिलियन बच्चों के साथ फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल तरीके से वायलेंस होता है, उनको इंजरीज दी जाती है, उन्हें उन इंजरीज के साथ सफ़र करना पड़ता है, और डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या एक्सट्रीम केसेस में हमने अभी पढ़ा कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि 1 बिलियन आ गया, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं 1 बिलियन क्या होता है। तो देखिए 10 लाख, अब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो ऑफ कोर्स लाख का हमें पता होगा, तो 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। सुना होगा आप लोगों ने, और शायद बहुत क्या, लगभग सभी लोग जानते होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब 1 बिलियन की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 मिलियन या फिर 1 करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, तो लगभग 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन, यानी कि 100 करोड़। जब हम बात कर रहे हैं ना कि 1 बिलियन कितना होता है, तो 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। समझ में आई? तो 100 करोड़ अगर हर साल बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो सोच के देखिए कि हमारी सोसाइटी जा कहाँ रही है। हम सोशल इश्यूज़ पे बात तो कर रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छे शब्दों में समझने के लिए 1 बिलियन 100 करोड़ 100 करोड़, काफ़ी दुखद बात है। खैर अभी एस्टिमेट लगाया गया है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैं इसी रिपोर्ट से आप लोगों को बता रही हूँ कि लगभग हर साल जो होता है उसमें से 150, हमारी पता क्या होती है कि हमारी एक सोच होती है कि जो सेक्सुअल वायलेंस जैसे केसेस अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि सिर्फ लड़कियों की तरफ हम देखते हैं। रेप जैसी बातें हो गई, या बहुत सारे तो ऐसे सेक्सुअल वायलेंस या रेप की ऐसी बातें होती हैं जो शायद रिपोर्ट ही नहीं होती, और जो रिपोर्ट नहीं होती हैं तो वो इन रिपोर्ट्स में भी, जो ऐसी रिपोर्ट्स बनती हैं उनमें भी उनका जिक्र नहीं आ पाता है। समझे? तो ये जो है ना कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो बच्चों में देखिए यहाँ पर हमें स्टेटिक्स जब हम देखते हैं, जो रिपोर्ट हुई यानी कि जिनकी शिकायत हुई है, जिन्हें ऑफिशियली बताया गया, उसके अंदर भी सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल अब्यूज़ के जो फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं, उनमें से 150 मिलियन गर्ल्स हैं, और लगभग आधे
73 मिलियंस बॉयज़ भी हैं, यानी कि लड़के और लड़की, जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा अब्यूज़ सभी के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है यूनिसेफ, अगेन हम लोगों ने देखा था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। तो यूनिसेफ जो है उनका मानना है कि जो सब सहारन अफ्रीका के एरियाज़ हैं या जो इजिप्ट का एरिया है, सूडान का एरिया है, उसमें हर साल लगभग 3 मिलियन गर्ल्स को FGM का सब्जेक्ट होना पड़ता है हर साल। FGM फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 3 मिलियन इज इक्वल टू 30 लैक्स, कितना हो गया 30 लाख, क्योंकि क्या होता है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, और अगर 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होगा तो 10 इंटू में 3 इज इक्वल टू 30, तो क्या हो गया 30 मिलियन, 30 लाख। तो 3 मिलियन का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 मिलियन का मतलब है 10 लाख, जो 30 लाख जो लड़कियां हैं उनके साथ हर साल FGM होता है, उनकी हर साल जेनिटल इतनी लड़कियों के पोर्शन की कटिंग की जाती है। और लगभग जितनी भी लड़कियां आज के टाइम पर जिंदा हैं आज तक, यानी कि 2020 तक जितनी भी लड़कियां जिंदा हैं उनमें से लगभग 200 मिलियन गर्ल्स की अगेन कटिंग हो चुकी है, ठीक है, फिर उनके साथ FGM हो चुका है। अब 200 मिलियन से क्या मतलब हुआ, इसको भी अगेन थोड़ा सिंपल भाषा में ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल शब्दों में ले लेते हैं। 200 मिलियन इज इक्वल टू 20 करोड़, ठीक है, तो 200 मिलियन क्या हो गया 20 करोड़ लड़कियों के साथ। अब देखते हैं, और लगभग ये 30 कंट्रीज़ में हुआ है। चलो देखते हैं कि FGM को समझने के लिए थोड़ा सा कि FGM है क्या, और उसको समझने के लिए मुझे पहले आप लोगों को, मुझे लगता है कि ये बात समझनी चाहिए कि फीमेल जेनिटल एरिया होता क्या है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ पाएंगे इस बात को कि क्या हो रहा है, कितने टाइप्स हैं, क्या है। तो उसको समझाने के लिए ये डायग्राम है फीमेल जेनिटल एरिया का। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं ये है क्लिटरस, इसे क्लिटरस बोला जाता है। यहाँ पर जो एरिया है एक छोटा सा यहाँ पर होल होता है जिसे बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। और यहाँ पर जो ये देखिए बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए मुझे वजाइना से याद आ गया कि बहुत मतलब जो एरिया होता है ना फीमेल जेनिटल एरिया होता है, जो भी या प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं इन्हें सिंपल लैंग्वेज में, इसे बहुत लोग वजाइना बोलते हैं। एक्चुअली वजाइना बोलना इतना गलत भी नहीं है, पर ये बात हमें जाननी होगी कि जो वजाइना होता है ना वो ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये पार्ट वजाइना नहीं बोला जाएगा, बल्कि जो ये पार्ट है ना जो अंदर है, ये वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ आप लोगों को दिख रहा है, ये वजाइना होता है। यहाँ पर यानी सबको पता है मेल फीमेल दोनों को होता है। यहाँ का अब ये पोर्शन है, ये जो आप ये लाइन देख पा रहे हैं क्लिटरस से नीचे होते हुए, ये जो शेप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं लाबिया माइनोरा। और जो ये अपर पोर्शन का ये आप जो देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा। और कुछ ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत रही नहीं है। तो अगेन थोड़ा डिटेल में समझ पाए होंगे आई होप आप लोग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ना तो इस डायग्राम की मदद से, अगर आप लोग इसे पॉज करके अभी 1 मिनट के लिए दोबारा पढ़ लेंगे, हम एक दोबारा बैक जाके सुन लेंगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मुझे पता है कि हाँ ये वीडियो ज़रूरी नहीं है सिर्फ लड़कियाँ देखें, और ज़रूरी नहीं है हर लड़की को पता ही हो, समझ रहे हैं। तो पॉज करके आप एक बार दोबारा इस डायग्राम को पढ़ सकते हैं, पीछे जाकर दोबारा मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अच्छे से FGM को समझने के लिए। अब हम तब से बोले जा रहे हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनिटल कटिंग, फीमेल FGM, दिस तो ये होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्टिमोनी लेने की कोशिश की है, यहाँ पर लिखा है, ताकि आप लोग ना थोड़ा इसके बारे में समझ पाएँ, से थोड़ा सीरियस हो पाएँ, ठीक है, कि कैसा फील होता है जब किसी फीमेल का जेनिटल एरिया की कटिंग की जाती है। तो ये खुद जो लड़की थी उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में एक ये इंटरव्यू आया हुआ था, वहाँ से मैं आप लोगों को इसको पढ़कर सुनाती हूँ, फील कीजिएगा। सोचिए कि आपको किसी डार्क सी मतलब किसी अंधेरी सी एक बिल्डिंग में लेके जाया जा रहा है, और वहाँ पर एक रूम में आपको लेके जाया जाता है। उस रूम में ले जाकर आपको फ्लोर पे फर्श के ऊपर लेटा दिया जाता है सीधा करके कि बेटा आपकी ये उम्र है, छोटे बच्चे होते हैं कि आप यहाँ पर लेट जाओ। उसके बाद आपको फील होता है, ऐसा
फील होता है कि आपकी जो अंडरवेयर है जो आपने पहना हुआ था, यानी कि धड़ के नीचे जो हम अंडरवियर पहनते हैं वो कोई निकाल रहा है, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया गया है। अब आपने क्या देखा कि इमेजिन कीजिए कि आप देख रहे हैं कि एक गैस स्टोव है, वहाँ पर कुछ औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं, एक चाकू है उसे गर्म कर रही हैं, ठीक है, एक चाकू को गैस के स्टोव के ऊपर गर्म कर रही हैं, और वही सेम जो गर्म होने के बाद चाकू है उससे आपकी जो क्लिटरस है, क्लिटरस अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये पोर्शन होता है क्लिटरस का, यहाँ से सेम उसी चाकू से आपको कटिंग महसूस होती है, यानी कि आपकी स्लाइस हो जाती है, इसको काट दिया जाता है उसी गर्म चाकू के साथ। तो सोचिए कि उस टाइम पे एक जो छोटी बच्ची है, एक जो 5 से 10 साल की उम्र की बच्ची है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा, वो क्या फील कर रही होगी, कैसे काँप रही होगी दर्द के अंदर। तो ये मुझे लगा टेस्टिमोनी यहाँ पर बतानी ज़रूरी थी, ताकि हम थोड़ा सा, अगर बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मुझे ऐसा फील नहीं करना पड़ा, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ों को समझने के लिए उसको थोड़ा फील करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब अगर हमने इसे समझा है तो साथ साथ हो सकता है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गई हो इस तरीके की, हमें थोड़े से इमोशंस के साथ वो चीज़ समझने की कोशिश की हो। अब आगे जब हम जो समझेंगे, क्योंकि अब हमने फील किया ना उस चीज़ को कि ठीक है ऐसा हो रहा है हमारे साथ, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आगे हम ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नल हैं, कि बिल्कुल नल होके नलीफाई होके किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, अब हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा उसके प्रति फीलिंग हम लोगों ने समझी है। तो फीमेल जेनिटाइल का मतलब होता है, अगेन WHO मानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फीमेल का जो ऑर्गन्स है उनको अगर काट दिया जाता है, या तो टुकड़ों में काट दिया जाता है, या उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से पूरा का पूरा, वो भी किसी नॉन मेडिकल कारण से, अगर किसी को कैंसर है बाय द वे और वो मेडिकल कारण से उस पोर्शन को हटवाना चाहते हैं, तो FGM में तो नहीं आएगा ना, बट अगर कोई मेडिकल कारण नहीं है, नॉन मेडिकल रीजन है, तो उसे माना जाएगा FGM, यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अब WHO ने और बताया है एक बात इसी के बारे में, कि जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स के ऊपर होता है, जो उम्र होती है इन्फेंसी से 15 साल की। इन्फेंसी क्या होता है कि इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा। अब अगर मैंने जितना पढ़ा है इसके ऊपर, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एज होती है वो ऑलमोस्ट 4 से लेकर 15 साल के बीच तक की होती है, और 15 मैक्सिमम है, तो बहुत कम लड़कियाँ 15 तक पहुँच पाती हैं। 10 साल तो तक ही लड़कियां, जो मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ एवरेज कहूँ, तो वो 10 तक भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हैं। तो ये यहाँ का WHO का बताना है कि क्या एज ग्रुप क्या होता है। अब इससे होता क्या है, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत खून निकलता है लड़की को ये करते टाइम। उसके बाद जब वो पेशाब कर रही है उसे वो प्रॉब्लम आती है, और उसके जो बाद के इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी कि जो बाद में उसको कोज हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर जब उसको चाइल्ड बर्थ दे रही है, बच्चा हो रहा है, तो उसमें उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर जो उसका नया जो बच्चे का जन्म हुआ है उसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं मौत के, यानी कि उस बच्चे की डेथ हो सकती है, उसके जो रिस्क है मरने के वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं इससे। ये बोला गया है, साइंटिफिकली मेडिकली बताई गई है, WHO बोल रहे हैं, इन सब बातों को मैं नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए अब दोबारा से एक डायग्राम में लेके आई हूँ। आपने अच्छा हुआ ये नॉर्मल डायग्राम है, जो हमने पढ़ा था एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये पोर्शन क्या है, क्लिटरस है, इसको क्या बोला जाता है, यूरेथेरिया, या फिर जो इसको क्या बोला जाता है, यूरेथेरिया, या फिर जो यूराइनल हमारा ओपनिंग होल होता है वो बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं आप लोगों को पीछे बताना भूल गई, ये वजाइना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 होल क्या, मतलब अगर लड़का है या लड़की भी है, मुझे भी काफ़ी 1-2 साल पहले तक नहीं पता था कि वजाइना में क्या, जैसे 2 होल होते हैं क्या, मतलब जैसे जेंट्स होते हैं या लड़के होते हैं उनको तो एक ही होता है, वहीं से वो वॉशरूम के लिए जाते हैं या फिर बाथरूम वगैरह जाते हैं, पेशाब करते हैं, पी के लिए जाते हैं, बट ये लड़कियों का क्या 2 होल होते हैं? जी हाँ, लड़कियों का जो जेनिटाइल एरिया होता है उसके 2 होल होते हैं। फर्स्ट होल जो है नॉर्मल, अगर हम यहाँ से देखें, ये है जिसे बोला, जहाँ से लड़कियाँ पी के लिए जाती हैं, यानी कि वो बाथरूम करती हैं, पेशाब करती हैं यहाँ से। दिस पोर्शन जो वजाइना का पोर्शन होता है, ये बेसिकली होता है मेंस्ट्रुएशनल ब्लड के लिए,
ठीक है, यानी कि जब हर महीने लड़की को पीरियड्स होते हैं, ब्लड आता है, तो वो इस होल के थ्रू आता है, ना कि यहाँ से। और इसी होल से, यही जो वजाइनल होता है, इसी से क्या होता है कि सेक्सुअल इंडल्ज भी यहीं से हुआ जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी सेक्स करते हैं तो वो भी यहीं से होता है। तो 2 होल होते हैं, बिल्कुल जिन लोगों को नहीं पता था अभी पता चल गया होगा। और जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे ये हम लोग ने देख लिया है। यहाँ पर इनर लिप का इस्तेमाल किया गया है वर्ड के लिए, बट हम लोग जो इसकी मेडिकल या ऑफिशियल इसको नेम दिया गया उसी से इसे डिनोट करेंगे। तो इनर लिप का क्या मतलब हुआ, लाइबिया माइनोरा, एंड आउटर का क्या मतलब हुआ जो ये दिया गया है, यानी कि लाइबिया मेजोरा। तो फर्स्ट जो होगा, अब हमने नॉर्मल को एक बार दोबारा देख लिया है, अब हम देखते हैं कि टाइप कितने हैं एफजीएम के। मोस्ट प्रोबेबली 3 ही टाइप होते हैं। उनमें से फर्स्ट जो टाइप होता है वो ये है जहाँ पर आपका जो क्लिटरस का पोर्शन था इसे हटा दिया जाता है। पहले यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा, ठीक है, पहले इस डायग्राम को करेंगे, उसके बाद जो ये सेकेंड वाला डायग्राम है हमारा इस पर जाएंगे। ये है सेकेंड डायग्राम, ये है फर्स्ट डायग्राम। तो हमेशा जब भी मैं कुछ बताऊंगी वो पहले फर्स्ट की बताऊंगी, उसके बाद हम सेकंड पर जाके सेकंड वाले डायग्राम को समझने की उसके थ्रू एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जो फर्स्ट वाला एफजीएम होता है इसमें क्लिटरस के पोर्शन को हटा दिया जाता है। समझेंगे क्यों किया जाता है, पर पहले देख लें कि किया क्या जाता है। यहाँ पर अब इस डायग्राम में आ जाइए, टाइप 1। पहले की शेप क्या थी, ये थी, यहाँ पर दिख रहा है। अब ये डोटेड किया गया है क्लिटरस के पोर्शन को, और जब हम ये एफजीएम का पूरा हो जाता है तो ये क्लिटरस के पोर्शन को हटाकर यहाँ पर सील दिया गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट जो एफजीएम है उसमें क्या होता है कि आपके क्लिटरस को भी हटाया जाता है और उसके साथ साथ जो आपका लाइबिया माइनोरा होता है उसको भी हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लिटरस का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये यहाँ तक क्लिटरस का पोर्शन, और यहाँ पर क्या हो गया, लाइबिया माइनोरा का पोर्शन शुरू हो गया है। क्लिटरस आप लोग ऊपर समझ गए हैं, लाइबिया ये मेजोरा है और ये माइनोरा है। तो ये माइनोरा का जो पोर्शन है इसे भी हटा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपको सिर्फ वजाइनल पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जो लाइबिया माइनोरा का जो है हल्का सा बहुत कम मात्रा में दिख रहा है, और मेजोरा पूरा का पूरा है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनारियल होल भी दिख रहा है। तो इतना पोर्शन छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट जब हम जाते हैं आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, जो कि सबसे खतरनाक है, सबसे मुझे बहुत बुरा लगता है देखकर। ऑफ कोर्स सभी बुरे हैं बट ये सबसे डेंजरस है। तो थर्ड में क्या करते हैं, आपके क्लिटरस के सबसे पहले पोर्शन को हटाया जाता है। देखिए क्लिटरस का पोर्शन, अगेन सेकंड हमारा जो था उसी की तरह लाइबिया माइनोरा के पोर्शन को पूरा का पूरा रिमूव किया जाता है। उसमें कुछ मात्रा में कर सकते हैं, पूरा रिमूव भी कर सकते हैं। टाइप 2 में, ये टाइप 2 है, ठीक है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। तो पूरा के पूरे पोर्शन को भी रिमूव किया जा सकता है या फिर थोड़ा कम भी किया जाता है, जैसे क्लिटरस के साथ कर दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट टाइप 3 में क्या करते हैं कि लाइबिया माइनोरा प्लस लाइबिया मेजोरा बोथ दोनों के दोनों पोर्शंस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे सील कर बहुत छोटा एक होल छोड़ दिया जाता है जिससे औरत पी के लिए जा सके, या उसको ऊपर से सील दिया जाता है, और या फिर जो भी है आगे बढ़ते सेक्सुअल कुछ भी करे, अगर उसको बच्चा होने वाला तो इसको दोबारा खोल दिया जाता है। तो ये जो है प्रोसीजर टाइप के हैं एफजीएम के, ये 3 प्रोसीजर एफजीएम के दौरान किए जाते हैं। अभी वो शायद डायग्राम इतने क्लियर नहीं थे, दोबारा एक छोटा सा मैंने एक और डायग्राम लेने की कोशिश की है। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं ये पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अगेन वजाइनल पोर्शन, यहाँ पर क्लिटरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये था। फर्स्ट में क्या किया, क्लिटरस को रिमूव कर दिया। ब्लेड क्यों दिखाया गया है यहाँ पर, ब्लेड देखिए यहाँ पर रिमूव किया। अब तक तो मैंने कोई बात नहीं की, अब तक तो बताया टाइप कितने हैं। अब ब्लेड क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये जो होते हैं ना नॉन मेडिकल होते हैं, छिप छिपा के होते हैं, हॉस्पिटल में नहीं होते, और बहुत ज़्यादा चांसेस में, लगभग 99% चांसेस में ये ब्लेड के द्वारा या फिर रेजर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ब्लेड दिखाया गया है। नेक्स्ट टाइप 1 यहाँ पर देख लीजिए। टाइप 2 क्लिटरस भी रिमूव कर दिया, लाइबिया मेजोरा माइनोरा भी रिमूव कर दिया। ये माइनोरा का है देखिए यहाँ पर, ठीक है, माइनोरा भी रिमूव कर दिया। थर्ड वाले पोर्शन में क्लिटरस, माइनोरा, मेजोरा तीनों को रिमूव करके उसको सील दिया गया है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं छोटा सा होल दिख रहा है। चलिए
अभी हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं एफजीएम के, मतलब मुझे कहाँ से पता चला कि एफजीएम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने काफ़ी इसके बारे में डिटेल लेने की कोशिश की, बहुत सारी जगह से इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, और इसी के लिए मैंने एक दो बुक भी पढ़ी है, और जो ठीक मुझे बुक लगी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, इसमें अगेन टेस्टिमोनी टाइप है, ताकि मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी, ताकि अगेन आप लोग फील कर सकें। तो इस बुक का नाम है प्रिंसेस, अ ट्रू स्टोरी ऑफ लाइफ बिहाइंड द वेल इन सऊदी अरेबिया बाय जीन सेशन। ये जो बुक है लिखी तो गई है किसी सऊदी अरेबिया की लड़की के द्वारा, उन्होंने अपना नाम इस बुक में चेंज कर लिया, और जो ये जीन सेशन इन्होंने इनको पब्लिश किया है। और इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये अपनी तरफ से नहीं लिख पा रही थी, मतलब इसको पब्लिश नहीं कर सकती थी, कोई भी उनको दिक्कतें थी सऊदी में, उनका पता चल जाता, तो ये इनके दोस्त थे, फ्रेंड थे, और इन्होंने इनको अपनी बुक दी और इन्होंने इसे लंदन में पब्लिश किया। ठीक है, इसीलिए बाय जीन है, लिखा उन्होंने ही है, स्टोरी उन्होंने बताई है, सब कुछ उनका ही है। तो ये उनके दोस्त हैं। अब यहाँ पर जो ये नाम आएंगे, इसमें नाम आएंगे कुछ, मैं आप लोगों को जब पढ़ूंगी तो वो सभी के सभी नाम चेंज कर दिए गए हैं, बट अगेन इसमें कैसे बताया गया है वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें एफजीएम का जो है सोर्स आता है, मतलब एफजीएम का नाम आता है जब जिसने भी ये बुक लिखी है, जो भी स्टोरी को बता रही है काइंड ऑफ से, उनकी जो बड़ी बहन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक वेस्टर्न डॉक्टर, यहाँ पर वेस्टर्न डॉक्टर दिखाया गया। वेस्टर्न से आप लोगों का क्या मतलब है, अभी सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, जहाँ से वो लोग हैं। अब उनके लिए वेस्टर्न कौन होंगे, यूरोपियन होंगे, यानी कि लंदन, अमेरिका या यूरोप में जो भी हैं, जो वहाँ से, हो सकता है वो डॉक्टर सऊदी अरेबिया में ही था, ऐसा नहीं है कि ठीक है वो लोग वहाँ गए थे, बाकी इस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो लोग लंदन गए हुए थे, और वहाँ पर जब वो प्रेग्नेंट थी उन्होंने दिखाया, और उस टाइम पे उस वेस्टर्न डॉक्टर जो थे उन्होंने उनको बताया, उनके जो निशान वगैरह थे देखकर, कि आपका जो भी एक्सटर्नल जेनिटालिया एरिया था उसे पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। और यही कारण है कि आपको जब सेक्स करते टाइम आपको हमेशा रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, आंसू आ जाते हैं और ब्लड भी आता है, यानी कि आपकी ब्लडिंग भी होती है, वो इसी के कारण होता है। अब ये बात हमें समझनी होगी कि उस सिस्टर का जो नाम है वो नूरा है, और नूरा को बच्चा होने से पहले तक इस बात की खबर नहीं थी। उसके बाद वो फिजिशियन को जिसने भी इन्हें देखा था, उन्हें पता चलता है कि नूरा की और भी बहनें हैं, और उन बहनों में से कुछ को सर्कमसाइज्ड भी अगेन कटिंग को ही बोला जाता है, एफजीएम को ही बोला जाता है। कहीं पर म्यूटिलेशन का यूज़ होता है, कहीं पर कटिंग का यूज़ होता है, कहीं पर सर्कमसाइज का यूज़ होता है। कि अभी 6 लड़कियां हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, और इसीलिए वो उनके घर पर आते हैं उनके माँ बाप को समझाने के लिए। ऑल्दो उनकी इस मदर की डेथ हो जाती है, इस टाइम पे उनके सिर्फ पिता होते हैं, बट जैसे भी वो मनाकर उनको क्लिनिक से अपने घर पर बुला लेते हैं, कि ताकि वो उन लोगों को समझाए और कितना पेन नूरा को हो रहा है वो आगे ये बताए। ठीक है, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि नूरा को अब याद आता है, जब वो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देती है ना, कि 4-5 साल की उम्र थी उसकी, नहीं याद रहा, इतनी बड़ी हो गई हैं अब तो 4-5 साल की उम्र में उन्हें याद आता है कि एक बार उन्हें वेस्ट जो उनकी कमर थी वहाँ से नीचे उनको नंगा कर दिया गया था, उनके सारे के सारे कपड़े निकाल दिए गए थे, न्यूड कर दिया गया था 4 औरतों के द्वारा। ठीक है, 4 थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें थी, उनको एक बेड शीट के ऊपर लेटाया गया जो कि ग्राउंड के ऊपर बिछी हुई थी, और जो सबसे बड़ी औरत थी, यानी जो सबसे बूढ़ी वुमन थी, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, और उस हाथ में नूरा ने देखा कि वहाँ पर एक रेजर जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है। रेजर क्या होता है, देखिए कुछ इस शेप का आप लोगों को पता होगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा इस शेप का कुछ रेजर जैसा वो होता है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली मैन ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर उनकी दाढ़ी वगैरह को बनाने के लिए, बट लेडीज़ भी ऑफ कोर्स यूज़ करती हैं फॉर रिमूविंग देयर हेयर्स, और बट जेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रेजर आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रेजर होता क्या है। ठीक है, तो उसने देखा कि कुछ रेजर जैसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे बूढ़ी औरत थी उन्होंने अपने हाथ में उठाया हुआ है, और नूरा ये देखकर बहुत चिल्लाई जब उसे महसूस हुआ कि उसके जेनिटाइल एरिया में बहुत पेन हो रहा है।
यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि उस रेजर ने क्या किया, उस रेजर जैसे इंस्ट्रूमेंट ने उसके जेनिटाइल के एरिया को पूरा रिमूव कर दिया। वो उसे बहुत दर्द हुआ, छोटी बच्ची थी, वो बेहोश हो गई शौक में जब उसको हवा में उठाया गया। यानी कि आप देख लीजिए ना कि वो कितनी छोटी होगी जब उसे एक औरत है जो कि उम्र में थोड़ी बड़ी है और वो उसको हवा में उठाकर दूसरे लोगों को ये कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही है कि चलो ठीक है, अब नूरा की आने वाली जो उम्र है उसके लिए बधाइयाँ। ठीक है, ऑल्दो वो बहुत डर गई थी, उसको खून महसूस हो रहा था, उसको एक टेंट में लेके जाया गया और वहाँ पर उसको बैंडेज वगैरह लगाई गई और उसको ड्रेस पहनाई गई। किसको? जिसकी ये स्टोरी है, उनकी बड़ी बहन को। उनका ये एक्सपीरियंस था दोबारा से। ठीक है, तो सऊदी में तो होता है, अभी भी होता है और वर्ल्ड के और भी पार्ट्स में हो रहा है। अब देखते हैं कि वाई फीमेल जेनिटाइल कटिंग, कि ऐसा होता क्यों है। अभी तक तो हमने समझ लिया चाइल्ड अब्यूज़, उसके बाद कि उसमें एफजीएम के टाइप्स, एफजीएम का कंसेप्ट। अभी देखते हैं कि ऐसा है क्यों। देखिए बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न है सोशियो कल्चरल, सेकेंड है हाइजीन से रिलेटेड सब रीजन्स हैं, अगेन रिलीजियस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, और साइकोसेक्सुअल रीज़न। अब एक एक रीज़न को देखने की पर्टिकुलर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है सोशियो कल्चरल रीजन्स जिसमें आता है। तो देखिए कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका मानना है कि जब तक आप एक चाइल्ड यानी कि एक गर्ल चाइल्ड के क्लिटरस को रिमूव नहीं कर दोगे तब तक वो एक मैच्योर वुमन बनने के लायक नहीं है, या फिर वो मैच्योर वुमन नहीं बन पाएगी, या जो ह्यूमन रेस है हमारी, जो मनुष्य जाति है हम लोगों की, उसकी वो एक फुल मेंबर नहीं बन पाएगी। सेकेंड जो इसी में कुछ माना जाता है कि अगर कोई औरत है, अगेन देखिए सरकमसाइज वर्ड का यूज़ हुआ है, कि अगर कोई औरत है जिसको सरकमसाइज नहीं किया गया है, वो बच्चे नहीं मतलब अच्छे से नहीं कर पाएगी, या तो उसके बच्चे जो होंगे वो अंधे होंगे, या वो कोज बनेगी अपने हस्बैंड की डेथ का। देखिए ये ना भरोसा या कुछ भी बातें मानने की होती है। जब हम 18वीं सेंचुरी में जाते हैं ना, तभी भी ये कंसेप्ट था इंडिया के अंदर, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो, कि इफ़ कोई भी अगर औरत है और वो एजुकेशन लेती है, यानी कि अगर वो पढ़ लिख लेती है, तो वो कोज होगी अपने पति की डेथ का। यानी कि ये क्या होता है, सब कुछ आपको डराने के लिए किया जाता है ताकि आप वो काम ना करें। कुछ सोसाइटी में ऐसे इंसान होते हैं जो आपको किसी काम को करने से रोकना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के मन में एक डर बिठा देते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अब सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, लेडीज़ तो ज़्यादा पढ़ती हैं जेंट्स से इस टाइम पे। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का जो भी पढ़ रहे हैं उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो कोज कारण बनी है। तो ये सब डराने के लिए किया जाता है और यही चीज़ें हमें सोसाइटी में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट ये माना जाता है सोशियो कल्चरल रीजन्स में कि जो कोई अगर उसको उस लड़की का म्यूटिलेशन हुआ है तो इसका मतलब उसकी वर्जिनिटी को इंश्योर किया जाता है, यानी कि शादी से पहले वो किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशंस में नहीं आई होगी। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वर्जिनिटी को इंश्योर करने के लिए ही FGM किया जाता है। हालांकि और भी रीजन्स है, बट ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट की वुमेन का जो लैंड और सिक्योरिटी जो भी होती है उसे शादी के थ्रू मिलती है, वो सिर्फ तभी मिल पाएगी जब वो सुटेबल मानी जाएगी शादी के लिए। और शादी के लिए सुटेबल कब मानी जाएगी? जब वो FGM उसका हो चुका होगा। नेक्स्ट कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं, अफ्रीका, सहारन अफ्रीका जैसे हमने पढ़ा था, जहाँ पर FGM को प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पर ये माना जाता है कि उसको जो पावरफुल होते हैं, मतलब कि सोशल प्रेशर होता है ना उनकी फैमिली के ऊपर या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, थोड़ा सोशल सामाजिक दबाव होता है और इसीलिए उनको अपनी बच्चियों को ऐसे FGM के लिए जाना देना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा ये रीज़न है। नेक्स्ट जो था हाइजीनिक एंड जो भी रीज़न थे, एस्थेटिक रीज़न है, उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर जेनिटाइल का एरिया थोड़ा बुरा होता है, गंदा होता है, वो और बड़ा होता जाता है उम्र के साथ, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो लड़की हाइजीनिकली थोड़ी मतलब हाइजीन के उसमें क्लीन रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। माना जाता है कि FGM होने के बाद लड़की का जो वो एरिया वो ज़्यादा सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट रीजन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यही रीजन्स मुझे लगता है कि निभाते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ का मानना है रिलीजियस रीजन्स के अंदर कि जो एक्सटर्नल जेनिटाइल एरिया होता है वो एक लड़की को अगेन स्पिरिचुअली क्लीन बनाता है। पहले हमने देखा कि हाइजीन के मामले में वो क्लीन बना रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअली, यानी कि धार्मिक तौर पर आपको क्या बना रहा है, साफ़ सुथरा बना रहा है, आपको पवित्र बना रहा है। यहाँ पर मुझे जो शब्द समझ में आ रहा है कि आपको पवित्र रहना चाहिए, आपको ये रहना चाहिए, तो वो उस तरीके से आपको साफ़ सुथरा कर रहा है और इसीलिए ये क्या होती है, रिलीजन की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
उसके बाद कुछ मुस्लिम सोसाइटीज़ में ज़्यादातर एफजीएम देखने को मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में, देखिए बहुत सारे हैं, क्रिश्चियंस में भी देखा गया है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, या फिर जैसे प्रोटेस्टेंट जो थे उनमें भी देखा गया था, या कोई ऐसे हैं जो भगवान को मानते नहीं है, तो कुछ कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ पर भी देखे गए हैं। बट जो मेजोरिटी है वो कुछ मुस्लिम सोसाइटीज़ में देखी गई हैं जहाँ पर एफजीएम की प्रैक्टिस होती है। वहाँ पर लोगों का मानना है कि ये कुरान जो है, कुरान को ये रिक्वायर्ड है, यानी कि कुरान में ऐसा माना गया है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब कुरान क्या है, कुरान ही उनके रिलीजन की सबसे बड़ी एक दौलत है, या हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ा उनका ग्रंथ है जो उनको बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन इस्लाम। ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि बहुत सारे और भी रिलीजन्स में ये सब कुछ देखने को मिला है। बट हाँ, ज़्यादातर अब हम जो इंडिया में देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग खुद एक्सपीरियंस की हुई लोगों की कुछ टेस्टिमनी सुनेंगे। अभी तक मैं आपको पढ़ के सुना रही थी, बट वहाँ पर वो लोग खुद आपको बताएंगे, आप लोग सुनेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे हम कि क्या क्या रीजंस रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो जेनिटल पार्ट है जो वुमन की बॉडी का, जिसे रिमूव किया गया है, उससे बहुत सारी कम्युनिटीज़ में और सबसे ज़्यादा इंडिया में इस्लाम में हराम की बोटी बोला जाता है, यानी कि इमोरल लंप ऑफ फ्लैश इन इंग्लिश, और हिंदी में हराम की बोटी। अब हराम वही हो गया कि हराम, हलाल हराम दो शब्द होते हैं इस्लाम में। हलाल का किया जा सकता है बट हराम का नहीं करना चाहिए, हराम को बहुत ही बुरा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रीजंस क्या क्या है साइको। सबसे पहला तो यही है कि वर्जिनिटी को इंश्योर करता है। ऑफ कोर्स जब क्लिटरस को ऐसा माना जाता है कि जब क्लिटरस बड़ा होता है तो वो सेक्सुअल, लड़की में जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्लिटरस का ऐसा माना जाता है, जो एक पोर्शन हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझा था कि क्लिटरस एक ऐसी चीज़ है जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को, एक लड़की में जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो उसको एक्टिवेट करता है और उसको सेक्सुअल डिज़ायर के लिए मोटिवेट भी करता है। नेक्स्ट जो एक और रीज़न माना गया है कि अगर लड़की की जो वजाइनल एरिया है, जिसे थर्ड टाइप ऑफ सी में हम देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे सिल दिया जाता है और एक छोटा सा बस बहुत छोटा ऐसे होल छोड़ा जाता है, तो अगर माना जाता है कि वो टाइट है तो जो मेल लोग होते हैं, यानी कि जो आदमी लोग होते हैं, उन लोगों को सेक्सुअल प्लेजर जो उनका है वो इन्हेंस होता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, टाइटनेस से। और सेकेंड चीज़ जो मानी जाती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे क्या होगा, डाइवोर्स के केसेस कम होंगे, क्योंकि औरत को वो इतना पता नहीं चलेगा, या औरत का जो सेक्सुअल प्लेजर है वो नहीं ले पाएगी, तो वो उसमें जो बोलते हैं ना कि धोखा हो गया या फिर अनफेथफुलनेस हो गई, वो नहीं करेगी। और जो जेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा अगर नहीं होगा तो डाइवोर्स कम होंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक रीजन, जो लास्ट हमारे रीजन जो हम देख रहे हैं कि क्या कारण है, उसमें यही होता है कि फैमिली जो नहीं होते हैं ना, कुछ लोग जैसे गरीब लोग हैं, देखिए जो लोग हैं बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिक रीजंस इतने मायने नहीं रखते हैं, पैसे के साथ सब कुछ बदला जा सकता है। तो ठीक है, तो उनको लगता है कि जो नॉन सर्कमसाइज्ड गर्ल्स होंगी, अगर उनका पता चल गया तो उनकी शादी नहीं होगी, शादी के बाद पता चल गया तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, वो लोग फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह रहेंगी। ठीक है, और सेकंड है कि फैमिली हो सकता है कि ऐसा सब कुछ हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए, किसी लड़की की शादी होगी, उसको छोड़ दिया गया, उसकी शादी नहीं होगी, उसके बारे में पता चल गया कि इसकी बेटी एफजीएम नहीं हुई है या सर्कमसाइज नहीं हुई है, तो हो सकता है कि अगर उनकी कोई हाई पोजीशन है ना सोसाइटी के अंदर, उनका कोई ज़मीन है, कोई जॉब है, तो लोग उनसे रिश्ते नाते तोड़ लेंगे, उनका क्या होगा, वो लूज हो जाएगा, उनको वो छोड़ना पड़ेगा या फिर उनसे छुड़वा दिया जाएगा। नेक्स्ट की जो जैसे क्या माना जाता है ना कि वुमन क्या होती है, एक औरत क्या होती है, जनरली अभी तक भी वो मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट मानी जाती है कि वो कमा के देंगे और औरत क्या करेंगी, डोमेस्टिक वर्क करेंगी। और यही रीज़न है कि औरत ज़्यादा नहीं कमा पाती हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक तरीके से उनको शिकार होना पड़ता है। एक रीज़न डोमेस्टिक वायलेंस में ये भी आता है। ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं जो मैरिज के थ्रू उनको ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा मानना पता है क्या है कि हर लड़की को जितनी भी है पढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने लिए कमाना चाहिए, ताकि उनकी डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, चाहे 5-10 हज़ार रुपये ही क्यों ना हो, बट उसमें भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, उनके अंदर जो उनका जो प्रेस्टीज है, उनकी जो डिग्निटी है, वो इतना ख़त्म नहीं हो पाएगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाएंगी। खैर, आज के हम लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ ना समझ में आए, नया लेक्चर लेके आएंगे, इसी का पार्ट 2 होगा, उसमें थोड़ा और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या है, लोगों से उनकी बातों को देखेंगे, सुनेंगे कि
जो जो जिसने एक्सपीरियंस किया है, क्या इसके ऊपर मोमेंट हुए हैं, क्या लोगों का कहना है, औरतों का क्या बोलना है, तो ये सारी चीज़ देखेंगे। किसी को नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहिए है तो बेल आइकन पर जाएं और वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगी तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो नमस्कार, बाय।